हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में देखा था भारत एक नज़र, उसी तरह हम आज देखेंगे विश्व एक नज़र और इसके बारे में कुछ बहुत ही अच्छी बातें जानेंगे। और मैप स्टडी करने के बाद फिर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैसे तो वर्ल्ड देखा जाए तो ये इतना बड़ा वर्ल्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर भी हम इसकी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और पता होनी चाहिए, ज़रूरी है, वो बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा डीपली चीज़ों को नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम देखेंगे। तो चलिए मैप को स्टडी करते हैं। इस मैप को स्टडी करने के पहले आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने रेड मार्कर के साथ फिगर्स ड्रॉ करी हैं, ये आपकी लैंड एरिया है, ठीक है, ये आपकी ज़मीन है। बाकी इसके साइड में जो चीज़ें रह जाती है वाइट, वो आपका वाटर है। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि विश्व में मतलब 70% जो है वाटर है और बाकी 30% आपकी लैंड है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आपका लैंड आपको कम दिखाई दे रही होगी और आपको वाटर का जो वाइट पोर्शन है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके एरिया से बात करें कि जो वर्ल्ड का एरिया टोटल कितना है, वो है तकरीबन 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के तकरीबन पूरे वर्ल्ड का एरिया है, जिसमें से 300 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपका वाटर का है और बाकी जो 200 बचता है वो आपका लैंड एरिया है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ से। अगर हम सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपका एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ी अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पर रसिया है, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7 बिलियन से 8 बिलियन के बीच में है, ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से आप सभी को पता है चाइना सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसको हम इक्वेटर कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर आप ध्यान में रखें, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर जो होता है ये हमारी धरती को, हमारे संसार को जो है 2 भागों में बांटता है। तो इससे ऊपर वाला हिस्सा ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इससे नीचे वाला हिस्सा, लाइन के नीचे वाला हिस्सा आपका सदर्न हेमिस्फीयर होता है। जब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ठंड होती है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। ये यहाँ पर चलता है, ठीक है। अब आप ये जो इक्वेटर है, ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, इसके आसपास जितने भी एरियाज हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एरियाज है, यहाँ पर ना मतलब जो ठंड है वो ना के बराबर होती है। ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपका जो सन होता है वो इक्वेटर से लेकर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बीच, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बीच ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरे साल 12 के 12 महीने जो है बराबर गर्मी पड़ती है। यहाँ पर बारिश भी अधिक होती है इस इक्वेटर के पास, और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंड यहाँ पर जरा भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ से आप एक और चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, मीन्स की जो दक्षिणी गोलार्ध है, हिंदी में इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे और इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो लैंड का जो हिस्सा है वो आपको कम दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर साउथ अमेरिका का, थोड़ा सा यहाँ पे अफ्रीका का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और यहाँ पर छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। यही आपको सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी लैंड दिख रही होगी। बाकी आपको यहाँ पर सारा क्या दिख रहा है? वाटर ही दिख रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ज़्यादा आपको लैंड दिख रही है और आपको वाटर यहाँ पर कम दिख रहा है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर वाटर है और आपकी लैंड कम है। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो ये इक्वेटर के ऊपर है। दैट मीन्स इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तभी मैंने आपको कल जो या परसों पीछे जो वीडियो बताई थी उसमें ये बताया था कि जो इंडिया की पोजीशन है, लैटिट्यूड, वो है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक। हमने नॉर्थ लिखा था। क्यों लिखा था नॉर्थ? क्योंकि हम सारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। हम सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड है। क्लियर? ये तो थी पोजीशंस इस रेखा के बारे में भी। अब हम देख लेते हैं एक इसके कॉन्टिनेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब अमेरिका एक तो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो अपने आप में एक कंट्री है, लेकिन 2 हमारे पास जो है कॉन्टिनेंट्स हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। क्लियर है बात? ये जो कॉन्टिनेंट है, ये पूरे शेप आप देख पा रहे होंगे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली शेप आप देख पा रहे होंगे, ये आपका साउथ अमेरिका है। कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है फिर छोटे छोटे देश हैं,
जैसे ब्राज़ील है, पेरू है, चिली है, इस तरह के देश यहाँ पर है। क्लियर है बात। और वेनेजुएला है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका में जो है ज़्यादा देश नहीं है साउथ अमेरिका के मुकाबले, लेकिन यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनके एरिया बड़े हैं, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है। जैसे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये वाली कंट्री जो है कनाडा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन लगाई है, इसका क्या मतलब है, ये वाली कंट्री जो है कनाडा है। कनाडा से नीचे जब आप उतरेंगे तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। क्लियर बात। उसके बाद जब आप नीचे उतरेंगे इस डॉटेड लाइन के नीचे तो ये मैक्सिको है। लेकिन यहाँ पर एक बात पड़ती है कि ये जो यूएसए है, यूएसए का एक ये जो डॉटेड लाइन है कनाडा के इस तरफ, यहाँ पर भी एक यूएसए का पार्ट है, ये अलास्का रीजन है यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, ये मैक्सिको है और मैक्सिको के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, जिनको हम कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं। जो आप ये देखते होंगे क्रिकेट में भी एक वेस्ट इंडीज टीम खेलती है, तो जो वेस्ट इंडीज है वो कोई एक कंट्री नहीं है, वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो सी आकार का दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वाली चीज़ है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वो है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील पड़ता है। यहाँ पर आपकी और भी चीज़ें पड़ती है, वो भी हम स्टडी करते हैं। देखिए इसके बाद हम अगर साउथ अमेरिका के बाद आगे बढ़ें तो सबसे बड़ा फिर आता है यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर एक जो कंट्री आपने नाम सुना होगा आम, वो है साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर है। क्लियर। और इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा पार्ट है, ये है कंट्री जो है, ये है मेडागास्कर। क्लियर है। तो ये था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। 1 2 3 हमने पढ़ा है, कुल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो 1 2 3 महाद्वीप हो गए। उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। एरिया वाइज हम इसकी बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ पर छोटे छोटे देश बहुत पड़ते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन, इस तरह के बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं यूरोप में। यूरोप के बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है यूराल माउंटेन्स। आपने सुना होगा। यूराल माउंटेन्स क्या करते हैं, फिर इस यूरोप को जो है एशिया से अलग करते हैं। यहाँ पर माउंटेन्स पड़ते हैं, एक प्रकार का बैरियर, एक प्रकार की बाउंड्री। इस यूराल माउंटेन के इस तरफ को आपका यूरोप रह जाता है और इस तरफ को फिर आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है। एशिया स्टार्ट हो जाता है तो एशिया की जो सबसे ऊपर कंट्री है वो आपका रसिया है। आपने सुना होगा कि रसिया जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो रसिया तकरीबन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक रसिया का बाउंड्री पूरी है। क्लियर है। आप देख सकते हैं अपने मैप में भी अगर आपके पास है तो। उसके बाद ये एशिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एशिया जो है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो एशिया यहाँ से स्टार्ट होता है यूराल माउंटेन्स से, यहाँ से होते हुए इंडिया से और इस तरफ को चाइना वगैरह यहाँ तक, और ये एशिया यहाँ तक चलता है। देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा एरिया जो है एशिया ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो यूरोप आपका 4th कॉन्टिनेंट, 5th आपका एशिया, सबसे बड़ा आपका एशिया, सबसे छोटा आपका यूरोप। फिर जो 6th है आपका वो आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, छठा जो महाद्वीप है, ये तो मैं ऐसे ही नंबरिंग दे रहा हूँ, आगे पीछे बोल सकते हैं। ये जो फिर छठा जो आपका कॉन्टिनेंट है वो आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया खुद में कंट्री भी है। ठीक है, तो इस वाला जो ऑस्ट्रेलिया जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर मतलब जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये पूरा आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या है, रेगिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। रहते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख शहर हैं, जैसे आपने सुना होगा मेलबर्न, कैनबरा, ठीक है, इस तरह के सिडनी वगैरह, वो सारे जो हैं यहाँ पर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और वो भी सदर्न ऑस्ट्रेलिया साइड में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री टाइप है। ठीक है, द्वीप समूह के टाइप है, तो ये न्यूजीलैंड भी है और यहाँ पर भी एक और कंट्री है ऊपर। क्लियर। देखिए, अगर इसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं और कभी आप सुनेंगे ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी सुन सकते हैं। ठीक है, ओशिनिया, OCEANIA। ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी आप सुनेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि ओशिनिया कौन सा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम इन सारे कंट्रीज के साथ मिला के बोले, न्यूजीलैंड या ऊपर ये जो कंट्री है इसके साथ बोलिए, मिला के बोले, तो हम इसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लियर है बात। तो ये था आपका छठा। और जो 7वां जो कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है, जहाँ पर जीवन तो संभव है ही नहीं, सिर्फ रिसर्च सेंटर हैं अलग अलग देशों के, इंडिया के भी हैं, जैसे मैत्री एक इंडिया का रिसर्च सेंटर है, तो वो अंटार्कटिका में। ठीक है, सिर्फ वहाँ पर रिसर्च के लिए ही वहाँ पर लोग जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। ठीक है, अंटार्कटिका में कोई लोग जीवन संभव नहीं है। तो अंटार्कटिका भी अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर बर्फ़ ना होती, ये पूरा बर्फीला ना होता,
तो क्या होता, ये भी एक बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा है, यहाँ पर भी जीवन संभव होता और बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पर भी बच सकती थी, ठीक है। तो जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसकी समस्या यहाँ से सॉल्व हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, 12 महीने बर्फ पड़ता रहता है, तो फिर उसके हम यहाँ नहीं रह सकते। क्लियर बात। तो ये थे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है आपके ओशंस, ठीक है, महासागर। महासागर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महासागर आप सुना होगा पैसिफिक महासागर, जिसको हम हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहते हैं। तो ये है पैसिफिक ओशन। तो इस तरफ भी पैसिफिक ओशन मैंने बनाया है, इस तरफ भी पैसिफिक ओशन क्यों बनाया है? क्योंकि पैसिफिक ओशन जब आप वर्ल्ड को ऐसे गोल देखेंगे, क्योंकि धरती तो गोल है, तो ये तो मैंने फ्लैट इस पे बनाया है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एक पूरा ओशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पैसिफिक ओशन है ये सबसे बड़ा ओशन है, ठीक। तो इसकी शेप क्या है? आपको ओशंस की शेप मालूम होनी चाहिए। छोटी क्लासेस में 7th 8th में इस तरह की शेप्स इनकी दी हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का कुछ हिस्सा, और जब इस तरफ के कुछ हिस्से को हम मिला देंगे इस तरफ से इन जब 2 हिस्सों को मिलाएंगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी ओ आकार की, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन की शेप किस टाइप की है? ओ शेप का जो है हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पैसिफिक ओशन है। अगर इसको हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे इसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन। तो अगर नॉर्थ पैसिफिक ओशन के साथ देखें हम उत्तरी प्रशांत महासागर के साथ, तो यहाँ पर आपका अलास्का मतलब अमेरिका और कनाडा, फिर उसके साथ यहाँ पे मैक्सिको। और नीचे देखेंगे तो इस तरफ से यहाँ पे चिली वगैरह कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला वगैरह कंट्रीज़ हैं, वो सारी टच होती हैं इस पैसिफिक ओशन के साथ। और यहाँ पर देखें तो ये है चाइना हमारा, ठीक है। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ऊपर फिर आपका रसिया है, क्लियर। यहाँ पर ये सारा आपका रसिया है, फिर ये चाइना है, यहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जापान है, यहाँ जैसे जापान है आपका, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। उसके बाद हांगकॉन्ग वगैरह कंट्रीज़ भी यहाँ यहीं पर हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ पैसिफिक ओशन के साथ टच करती हैं। उसके बाद हम बात करें अटलांटिक ओशन की, तो अटलांटिक ओशन की अगर आप शेप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन यहाँ से करीबन शुरू होता है और यहाँ तक चलता रहता है। तो किस शेप में आपको अटलांटिक ओशन शो हो रहा है? एस शेप में। तो अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस शेप है। और इसको अगर हिंदी में बात कहें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अंध महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका नॉर्थ अंध महासागर मतलब उत्तरी अंध महासागर, और यहाँ पर दक्षिणी अंध महासागर, ठीक है। तो ये दूसरा आपका है जो अटलांटिक ओशन, उसकी शेप है एस शेप, क्लियर बात। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडिया के ऊपर, क्लियर है, इंडियन ओशन के ऊपर। तो इंडियन ओशन देखेंगे आप, यहाँ पर अफ्रीका से बाउंड्री टच करता है, यहाँ पर इंडिया के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, आपके फिलीपींस और भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इंडियन ओशन की हम बात करें तो इंडियन ओशन की शेप आपको किस तरह से नज़र आ रही है? तो इंडियन ओशन का तकरीबन यहाँ तक है। तो अगर हम इसकी एक शेप ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। तो कौन सी शेप बन रही है? ये बन रही है आपकी ट्राइंगल शेप, क्लियर। तो जो इंडियन ओशन है वो आपका ट्राइंगुलर त्रिभुज के आकार का है, जो अटलांटिक ओशन है वो आपका एस शेप का है, और जो पैसिफिक ओशन है आपका वो ओ शेप का है। तो ये शेप्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखें, तो ये पूछी भी जाती हैं। तो उसके बाद जो चौथा ओशन है वो है सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका के साथ ही समुद्र लगता है, जो सागर लगता है, महासागर लगता है, उसको हम सदर्न ओशन कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, बहुत ठंडा ओशन है, बहुत ही ठंडा है, क्योंकि अंटार्कटिका के साथ लगता है, जो बर्फ पिघलती रहती है गर्मी पड़ने के कारण वो इस ओशन में जाती रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्लियर बात। उसके बाद बात करें जो 5वां और लास्ट रहता है वो यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन पोल्स के ऊपर यहाँ पे देखिए, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, और ऊपर वाले हिस्से को हम इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल पर है वो है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है, उसको आर्कटिक ध्रुव भी कहते हैं हम, ठीक है। आर्कटिक ओशन यहाँ पर है, और यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका साउथ पोल के ऊपर, क्लियर बात। तो ये थे इसके कुछ जो हमारे वर्ल्ड में ओशंस हैं उनकी बात रही। उसके बाद आता है आपका छोटे छोटे बातें हम देख लेते हैं और भी। यहाँ पे देखिए इंडिया में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर हिमालयाज़ हैं, ठीक है,
इसकी लंबाई तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद यहाँ पर एक मेडिटेरेनियन सी है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे यूरोप और अफ्रीका के बीच जो छोटा सा एक समुद्र है वो आपका मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी, इसको हम भूमध्य सागर भी कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर जिसको कहते हैं। और यहाँ पर विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान है चिली। यहाँ पर ये जहाँ पर जो है ये चिली एक कंट्री है, वहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा आपका सूखा रेगिस्तान है। ठीक है। और देखिए ये जो मैंने काले इससे ड्रॉ करी हैं ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है। आपसे पूछ भी सकते हैं कि एंडीज जो है किस महाद्वीप में है। ठीक है। तो आपने, क्योंकि कंट्री यहाँ पे नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक कंट्री में नहीं है, ये यहाँ से पूरी एक चेन के साथ शुरू हुई है और ये पूरे महाद्वीप में फैली हुई है। तो ये है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन्स रेंज। क्लियर है। तो ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये काली वाली ये कैसे कौन सी पर्वतमाला है, ये रॉकीज पर्वतमाला है। ठीक है। ये रॉकीज पर्वतमाला है और ये एंडीज पर्वतमाला है। और यहाँ पर ये यूराल माउंटेन्स है जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। क्लियर है। और इन्हीं की वजह से देखिए आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका एंडीज पर्वतमाला है, तो जब यहाँ की हवाएं यहाँ पर इस एंडीज पर्वतमाला के साथ टच करेंगी, आएंगी, जो मतलब गीली हवाएं होंगी समुद्र से उठ के आएंगी, वो इसके साथ टच हो जाएगी और जो सारी बारिश होगी वो इस तरफ हो जाएगी। लेकिन इस तरफ को हवाएं नहीं जाएगी क्योंकि एक पूरी बहुत ऊंची लंबी जो है पर्वतमाला है, जिसकी वजह से इस वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ जाएगा तो यहाँ पर विश्व का सबसे सूखा वाला रेगिस्तान है जिसका नाम है अटाकामा रेगिस्तान। ठीक है। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान। और यहाँ पर है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्लियर है। तो ये थी कुछ बातें। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। क्लियर है बात। तो देखिए ये थी कुछ विश्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कवर करना रह जाती है। हम कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हालांकि वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होंगी, तो आप खुद भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ मेन अब उनको देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें लार्जेस्ट रिवर की, लार्जेस्ट रिवर मीन्स सबसे चौड़ी नदी की, तो वो है अमेज़न रिवर। ठीक है। अमेज़न रिवर है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। क्लियर है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर की, एक हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, अफ्रीका में बहती है और जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ जो है तकरीबन 6695 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हम लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, खारी झील की बात करें तो सबसे जो बड़ी खारी झील है वो कैस्पियन सी। ठीक है। कैस्पियन सागर हिंदी में कहते हैं और ये यूरोप में है। ठीक है। उसके बाद हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें, मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर ये नॉर्थ अमेरिका में है। क्लियर बात। उसके बाद हम बात करें माउंटेन्स की, तो विश्व के कुछ हम इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखते हैं। इससे पहले मैंने मैप में आपको बताया भी, एंडीज, यूराल और रॉकीज माउंटेन्स के बारे में बताया। और इसके अलावा भी हम देखें तो आल्प्स जो एक माउंटेन रेंज है वो है आपकी यूरोप में, एटलस आपके अफ्रीका में है, किलिमंजारो भी आपका अफ्रीका में है। ठीक है। इसके बाद अलावा हमारा हिमालय इंडिया में है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल की, तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है उसका नाम है एंजल वाटरफॉल और ये है साउथ अमेरिका में और इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर, जैसे मैंने आपको मैप पे भी बताया था। ठीक है। वेनेजुएला कंट्री में है। उसके बाद अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न वर्षा वन बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, तो ये है साउथ अमेरिका में। क्लियर है। जहाँ पर ये अमेज़न नदी बहती है उसी के आसपास ये फॉरेस्ट भी है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म स्थान की बात करें तो वो है अल अजीजिया। ठीक है। अल अजीजिया जगह का नाम है और ये लीबिया में है। लीबिया कंट्री साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और कंट्री लीबिया, जहाँ पर अब तक का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 57.8 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद हॉटेस्ट प्लेस के बाद आना चाहिए कोल्डेस्ट प्लेस, लेकिन कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग कहना है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लार्जेस्ट सी, सबसे बड़े अगर हम समुद्र की बात करें, एक होता है ओशन और एक होते हैं सी। ठीक है। जो ओशन होता है वो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती है, लेकिन उससे छोटी जो वाटर बॉडीज होती है वो होती है सी। तो सबसे बड़ा सी समुद्र जो है वो है साउथ चाइना सी। मैंने मैप में भी आपको बताया था, जो सबसे बड़ा है वो है साउथ चाइना सी।
वेटेस्ट प्लेस की बात करें, सबसे आर्द्र जगह की बात करें या जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है मौसिनराम, और ये है मेघालय इंडिया में, जहाँ पर सालाना जो बारिश होती है वो तकरीबन 1187 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे वर्ल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।